तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 81 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलना। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग उस पाथवे में इंटर कर चुका होता है और वहाँ पे चारों तरफ लेजर सीन लगे हुए होते हैं और बबाता लू फेंग को केयरफुल होने के लिए बोलता है क्योंकि उन लेजर्स की स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी, जो कि लगभग 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड थी, जिससे कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी नहीं रोक सकता था और वो भी इसमें फंस जाता। अब लू फेंग से कई लेजर्स आके टकराते हैं, लेकिन क्लाउड कांटेक्ट वाइन की वजह से लू फेंग सरवाइव कर पा रहा होता है और अभी के मुताबिक क्लाउड कांटेक्ट वाइन भी इवॉल्व हो चुका है और वो भी अभी स्टार ट्रैवल 7 या 8 की पावर को रखता है। अब लू फेंग को बस एक और केबिन में जाना था और वहाँ पे लू फेंग उस एक्स के जैसे टूल को वहाँ पे रख देता है और उस दरवाजे के पास एक बहुत ही छोटा गैप होता है और वो एक्स उसी के गैप के बीच में चला जाता है और वो एट्रियम कॉकपिट के दरवाजे को खोलने लगता है और अब वो एक्स टाइप थिंग उस एट्रियम के दरवाजे को खोल दिया होता है, जिसे देखकर लू फेंग भी हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये कैसे हो गया। और वो बबाता से कहता है कि तुमने तो कहा था कि इसे उठाने के लिए एक स्टार लेवल 3 या 4 होना चाहिए, आखिर इस छोटे से चीज ने इसे कैसे कर लिया। तो बबाता कहता है कि मैं हरकुलस जैक को यूज कर रहा हूँ। अब मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि ये हरकुलस जैक आखिर है क्या। तो आपने किसी कार बनाने वाले को देखा होगा तो एक टूल को यूज कर और वो टूल किसी भी भारी कार को आराम से लिफ्ट कर पा रहा होता है, जिसे कि एक नॉर्मल इंसान नहीं उठा पाता है और हरकुलस जैक भी उसी टूल की तरह ही काम कर रहा होता है। और अब बबाता भी लू फेंग को यही समझाता है कि हम यूनिवर्सल में भी बहुत सारे भारी चीज़ें हैं जिसे उठाने के लिए हम हरकुलस जैक को यूज़ करते हैं। अब बबाता लू फेंग को अंदर जाने के लिए बोलता है क्योंकि हरकुलस जैक ने 1 मीटर ऊपर तक दरवाज़ा कर दिया होता है। अब लू फेंग उस कॉकपिट के डोर के अंदर एंट्री कर लेता है और जैसे ही वो वहाँ पे एंट्री करता है लू फेंग पे फिर से लेजर हमला होने लगता है और लू फेंग अपने सोरिंग शटर को एक जगह किए होता है, लेकिन उस लेजर के टकराने के कारण वो 365 टुकड़ों में बिखर जाते हैं। अब जैसा कि लेजर्स एआई बेस्ड थे, जब वो 365 टुकड़ों को देखते हैं तो वो 365 लेजर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो उस पर लगातार फायरिंग करने लगते हैं और इसी के साथ वो लू फेंग पे भी अटैक लगने लगते हैं। लेकिन लू फेंग अपने स्पीड पावर की मदद से खुद को आगे की तरफ पुश कर रहा होता है और सारे लेजर्स बीम को अपने सोरिंग शटल की मदद से रोक रहा होता है और वो फाइनली कैसे भी करके उस शिप में आ जाता है और उसके अंदर आने के बाद लू फेंग का शरीर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है उन लेजर्स कैनन की वजह से। अब लू फेंग जैसे ही अंदर आता है बबाता भी अपने हरकुलस जैक को अंदर रख लेता है। अब लू फेंग अंदर आ चुका होता है और बबाता कहता है कि चिंता मत करो, अब अंदर कोई भी खतरा नहीं है और वो लू फेंग को सिग्नल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कहता है कमांड रूम में और कहता है कि तुम्हें इसे कनेक्ट करना है ताकि मैं इसमें कनेक्ट हो जाऊंगा और फिर मैं इसे हैक कर सकूं। अब लू फेंग के पास एक स्टोरेज कार्ड आ जाता है और वो उसे कमांड रूम में लगाता है और बबाता के कमांड रूम में कनेक्ट होने के कारण वो शिप धीरे धीरे स्टार्ट भी होने लगता है। अब बबाता के कंट्रोल करने पे वहाँ पे लाइट भी जलने लगती है और वहाँ पे होलोग्राम में 3 लोग की आकृति दिखाई देती है और वहाँ पे वो लोग स्क्रीन को स्कैन करते हैं और तभी स्क्रीन पे कुछ यूनिवर्सल लैंग्वेज में लिखा आता है, जिसे ट्रांसलेट करने पे लिखा होता है कि यहाँ पे ह्यूमन रेस का स्टार ट्रैवलर बंदा आया हुआ है और इसने घुसपैठ किया हुआ है, डेंजर लेवल वीक है और लू फेंग को मारने के लिए वहाँ पे कुछ प्लान बनने लगता है और यहाँ पे लू फेंग को इसकी खबर नहीं होती है और उसी शिप में 3 रोबोट्स निकलते हैं जो कि 2.1 मीटर्स लंबे होते हैं और उनके प्रोग्राम में लू फेंग को मारने का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है। अब लू फेंग उन्हीं सीढ़ियों के बीच से जा रहा होता है, लेकिन बबाता को पता चल जाता है कि लू फेंग के पीछे 3 रोबोट्स हैं। तो बबाता इसके लिए लू फेंग को वार्न करता है और कहता है कि तुम्हारे पीछे 3 रोबोट्स पड़े हुए हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं। अब ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है और वहां से जल्दी से भागने लगता है और वो बबाता से कहता है कि तुमने तो कहा था कि अभी तक अंदर आने के बाद कोई खतरा नहीं होगा,
तो बबाता कहता है कि हाँ, मुझे लगा था कि अंदर आने के बाद कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि ये शिप 800,000 साल पुराना है और यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि इस शिप को चलाने के लिए इतने सारे बैटरी रखे होंगे कि ये अभी भी इन रोबोट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। अब ये सब डिस्कशन करने का टाइम नहीं था और अब वहाँ पे रोबोट्स आ जाते हैं और वो लू फेंग पे अटैक कर देते हैं और लू फेंग अपने सोरिंग शटल और माउंटेन ट्रेन को बना के उस पे हमला कर देते हैं, लेकिन उनका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। और अभी लू फेंग का अटैक की पावर बहुत ही बढ़ गई होती है, जिससे कि होंग और थंडर गॉड भी सह नहीं पाते, लेकिन वो रोबोट्स इसे बड़े आसानी से बच रहे होते हैं। अब इसे होता देख लू फेंग अपने हाइब्रिड कॉपर एसेंस को निकाल लेता है और एक रोबोट को उसके सर के उड़ाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन फिर भी उस रोबोट को कुछ नहीं होता है। अब रोबोट्स वहीं पे नहीं रुकते हैं और लू फेंग पे अटैक किए जा रहे होते हैं। अब लू फेंग ऐसे ही भाग रहा होता है और वो भागते भागते एक ऐसे जगह पे आ जाता है जहाँ पे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता है और लू फेंग ने अपने स्पीड एनर्जी को फैला के देख लिया होता है कि कहीं और रास्ता है या नहीं, लेकिन लू फेंग वहाँ पे फंस चुका होता है और वो बबाता से बोलता है कि अब मैं क्या करूं, यहाँ से आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। अब रोबोट्स लू फेंग के पास आ जाते हैं और वो उसे मारने ही वाले थे, लेकिन तभी वो तीनों रोबोट्स रुक जाते हैं और इसे देखकर लू फेंग भी हैरान हो जाता है। तो फिर वो बबाता से पूछता है कि आखिर इन्हें क्या हुआ। तो बबाता कहता है कि मैंने सिस्टम को हैक कर लिया है और रोबोट्स को कंट्रोल कर लिया है। उन रोबोट्स को वायरलेसली कमांड दिया जा रहा था कि तुम्हें मारने को, लेकिन ये बहुत ही आसान था और मैंने इसे हैक कर लिया है। और यहाँ भी बबाता कहता है कि रोबोट्स की डेंजर लेवल तो लो है, लेकिन ये इट्रियम मेटल्स के बने हुए हैं, इसलिए तुम्हारे अटैक्स इन पे काम नहीं कर रहे थे। अब लू फेंग को वहाँ पे एक डोर दिखता है जो कि सिल्वर कलर का होता है और वो एक कमांड रूम होता है। अब इसे देखकर बबाता लू फेंग को अंदर जाने के लिए बोलता है। अब लू फेंग उन तीनों रोबोट्स को भी रख लेता है क्योंकि वो उसके काम आ सकते थे। अब लू फेंग उस कमांड रूम में जाता है, वहाँ पे एक चेयर में एक सोल्जर बैठा हुआ था जो कि डिकम्पोज हो चुका होता है और जैसे ही गेट खुलता है वो धूल बनकर उड़ जाता है। अब उसके पीछे 3 बॉडीगार्ड्स भी होते हैं और उनके कपड़े भी उड़ गए होते हैं क्योंकि इतने सालों में वो डिकम्पोज हो चुके थे। अब उनमें से एक फीमेल भी होती है। अब उन तीनों को देखकर लू फेंग अपनी स्पिरिचुअल फोर्स की मदद से उन सबको स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि उन बॉडीगार्ड्स में कोई लाइफ फोर्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो खड़े हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है? वो बबाता से इसका कारण पूछता है और कहता है कि क्या वो अनडाइंग बीइंग्स है, इसलिए वो अभी तक डिकम्पोज नहीं हुए हैं। तो बबाता कहता है कि नहीं, जो सोल्जर चेयर पे बैठा होगा वो जरूर ही कोई बड़ा आदमी होगा और जो 3 बॉडीगार्ड्स को तुम देख रहे हो वो कोई इंसान नहीं है, वो एक स्पेशल टाइप के मर्चेंडाइज है जिसे लिक्विड सिल्वर गार्ड्स कहा जाता है और ये लिक्विड सिल्वर से बने होते हैं और ये इट्रियम मेटल से भी ज्यादा महंगे होते हैं और इनमें एआई को भी प्लांट किया जा सकता है और ये इंसान की तरह भी बातें कर सकते हैं, चल सकते हैं और घूम सकते हैं। अब उनमें खास बात ये थी कि वो लोग लिक्विड के बने हुए थे और अगर कोई स्ट्रॉन्ग बंदा भी उन पे अटैक करेगा तो वो उसके अटैक को इजिली नलीफाई कर देगा, इसलिए ये इतने अच्छे बॉडीगार्ड्स माने जाते हैं। अब लू फेंग कंट्रोल बोर्ड की तरफ देखता है जहाँ पे मैसेज आया होता है कि प्लीज लीव। तो इसे देखकर बबाता कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब छोटे मोटे एआई मेरा क्या ही बिगाड़ पाएंगे और इनके पास कोई डिफेंसिव एबिलिटी भी नहीं है कि ये वेपन का कंट्रोल कर सके, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, यहाँ से अब मैं संभाल लेने वाला हूँ ना। अब कंट्रोल पैनल में एक ग्रीन जगह होती है जहाँ पे बबाता लू फेंग को अपना सिग्नल डिवाइस इम्प्लांट करने के लिए बोलता है। अब लू फेंग अपने सिग्नल डिवाइस को उस जगह पे इम्पोर्ट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक अलार्म है और सामने स्क्रीन पे कई सारे नंबर्स दिखाई देने लगते हैं और अब बबाता कहता कि चलो मैं इस शिप को आधे घंटे में हैक कर लूंगा और फिर मैं इसे यूज कर सकता हूं। और फिर इसके बाद बबाता अपने हैकिंग पे ध्यान देने लगता है, लेकिन तभी वहां पे अलार्म बजने लगता है कि सिस्टम अटैक में है और वो पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलती है और कहती है कि आपके पास 30 सेकेंड है पासवर्ड डालने के लिए, नहीं तो ये शिप खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगा। अब ये सुनकर लू फेंग के एक्सप्रेशन
सिचुएशन बदल जाते हैं और बबाता भी ये सुनकर पैनिक करने लगता है। अब लू फेंग बबाता से कहता है कि अब क्या करे, तो बबाता कहता है कि अगर इस समय यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट एआई भी आ जाए तो वो 30 सेकंड में इसको हैक नहीं कर सकता है। और बबाता को पासवर्ड का भी कोई अंदाजा नहीं था कि पासवर्ड क्या है। अब बबाता भी खुद को बेबस महसूस करने लगता है और अब काउंटडाउन स्टार्ट हो गया होता है और घट के 10, 9, 8, 7, 6 और ऐसे ही घटने लगता है। और इसे देखकर लू फेंग चिंतित हो जाता है और बबाता भी लू फेंग के मन में कहता है कि अब कोई और रास्ता नहीं है। और 5, 4, 3, लेकिन बबाता उसी वक्त कुछ करने लगता है और इसे देखकर लू फेंग इसके बारे में पूछता है। और अब काउंटडाउन लगभग खत्म ही होने वाला था और ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगा, लेकिन तभी वो सारे कमांड सिस्टम ब्लैक हो जाते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि बबाता ने करंट को ओवरफ्लो करके उस एआई को ही खत्म कर दिया होता है, जिसकी वजह से सिस्टम शट डाउन हो गया होता है और सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड भी ऑफ हो गया होता है। अब बबाता इसके अलावा कुछ और भी नहीं कर सकता था। अब बबाता सिर्फ इसके वेपन को यूज कर सकता था, बाकी फीचर्स को नहीं। अब फिर लू फेंग बबाता को थैंक्स कहता है कि तुमने फिर से मेरी जान बचा ली। और फिर लू फेंग उन तीनों सिल्वर लिक्विड गार्ड्स की ओर देखता है और फिर बबाता कहता है कि मैं शायद इन्हें अपनी क्रिस्टल की मदद से फिर से यूजेबल बना सकता हूँ। और बबाता उन्हें भी अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है और वहाँ पे जितने भी रिंग्स या फिर कोई भी वैल्यूएबल चीज होती है उसे भी बबाता अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। और अभी वो लोग उसी लेजर स्कैनर के बाहर जाते हैं जहां से वो लोग इंटर हुए होते हैं, क्योंकि अब एआई तो बचा नहीं है तो वो लोग उस लेजर कैनन को आराम से पास कर सकते हैं। अब लू फेंग बबाता से पूछता है कि हम उस शिप को कब तक इस्तेमाल में ला सकते हैं, तो बबाता कहता है कि इसके लिए 1 या 2 दिन तो लग ही जाएंगे। और वो दोनों इन ब्लैक डिश शिप को भी रख लेते हैं। और यहाँ पे जब वो लोग बाहर आते हैं तो बबाता उस शिप के टुकड़े को भी अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है और वो लोग फाइनली वहां से सरफेस पे आते हैं और वो लोग अपने कंट्री की ओर बढ़ जाते हैं। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्या वो शिप उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मार पाता है या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए बाय।